इश्क के हर जाविये को आजमाना चाहती हूँ, उम्र भर लिख कर के गज़लें गुनगुनाना चाहती हूँ। वो गज़ल ऐसे है कि रूह तक रास्ता बनाया जा रहा है, जिस्म को ज़रिया बनाया जा रहा है। कि दो हों तो हो बराबरी, हम दोनों एक हैं। दो हों तो हो बराबरी, हम दोनों एक हैं। नस्ल को इस भीड़ का आदी बनाकर असल में तन्हा बनाया जा रहा है। मैं इसलिए भी कह रही हूँ, प्यार में पड़ो। आप कैसी संगत में बैठते हैं, ये बहुत उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। और कितना बुरा है इश्क को नायाब मानना, हम काश कह सकें कि मोहब्बत तो आम है। Hello everyone, welcome back to Gravity with Sakshi. Today I'm beyond excited to be joining by Kirti, who is a gifted writer and poet whose unique blend of lyrical beauty and raw emotions makes she's been making waves in the poetry world. So I like her a lot. So guys, welcome कीर्ति। थैंक यू सो मच साक्षी जी। कीर्ति जी कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ और आपका बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। तो कीर्ति जी, शायरा कैसे? संयोग कह सकते हैं आप। और ऐसे सोचकर कभी नहीं किया कि मैं शायर बनूंगी। असल में बचपन में मैं सिंगर बनना चाहती थी। अच्छा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। गज़लें बहुत पसंद थी, सुनने का शौक था और उन्हें इमिटेट करती थी। पर इमिटेट करते हुए मैं कहीं ना कहीं उन गज़लों में अपने शब्द भी जोड़ने की कोशिश करती थी। तो वहाँ से ये शौक शुरू हुआ। फिर उसके बाद जैसे जैसे बड़े हुए, दुख दर्द समझ आने लगे, खुशी समझ आने लगी, प्रेम समझ आने लगा, तो इसमें अपने आप ही पता नहीं कौन सी शक्ति ताकत लेकर आ गई। संयोग कह सकते हैं बिल्कुल। कभी सोचा नहीं था कि शायरा बनूंगी। और ये नाम भी शायरा कीर्ति इसलिए है क्योंकि इंस्टाग्राम को 2 वर्ड चाहिए थे। तो मैं सरनेम में हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ कि कौन सा वाला लगाऊं। अच्छा, सतीदेव वाला या पिताजी वाला। ये तो मेरे साथ भी कंफ्यूजिंग था, बट फिर मैंने सोचा कि व्हाई टू चेंज लाइक एवरी डॉक्यूमेंट। ठीक है, जो तो चल रहा है। वही सोचा कि एक अपना लगाते हैं, तो उधर से शायरा कीर्ति नाम। That suits you actually very well. Thank you. तो कैसा था आपका बचपन, फैमिली, कहाँ से आप बिलोंग करते हो? मैं फरीदाबाद में पली बड़ी हूँ और पेरेंट्स मेरे उत्तर प्रदेश से ही थे। तो कंजर्वेटिव सोसाइटी थी। बिल्कुल रिलेट कर सकती हूँ मैं भी उत्तर प्रदेश से ही हूँ। वही हरियाणा वाला माहौल, कंजर्वेटिव सोसाइटी। और हम जहाँ जिस इलाके में रहते हैं, जिस कॉलोनी में रहते थे, वहाँ थोड़ा लोगों की मेंटालिटी कंजर्वेटिव ही रही। तो वहाँ बहुत सी चीज़ें देखी बचपन से ही। तो उन चीज़ों को जब अपने ऊपर फील किया तो बहुत बुरा भी लगा और बहुत हेल्पलेसनेस महसूस होती है जब आप किसी की मदद नहीं कर पाते हैं किसी चीज़ के लिए। जी। तो आप कह सकते हैं कि वो हेल्पलेसनेस जो है वो कागज़ पर उतर जाती है। आप कुछ और नहीं कर सकते तो आप फिर सोचते हैं कि एक कविता ही आ जाए इससे। तो वो एक एस्केप होता है अपने आप को, अपने इमोशंस को चैनलाइज करने का एक, बस वहीं से शुरुआत हुई थी इस सब की। बाकी अच्छा भी रहा बचपन। बचपन वाकई बहुत अच्छा होता है। मतलब इंसान की ज़िंदगी में सबसे अच्छा वक्त कह सकते हैं बचपन ही होता है। बहुत मेरी बड़ी बहन थी, है 2 साल ही बड़ी है वैसे मुझसे। उनके साथ मेरा कनेक्शन बहुत अच्छा रहा हमेशा से। वो बचपन की यादें उनके साथ जो हैं वो मतलब अभी मैं जी सकती हूँ। और तो आप अपनी बहन के सबसे ज़्यादा क्लोज हैं? जी, सबसे ज़्यादा क्लोज आप कह सकते हैं। तो जब आप बात कर रही थी स्केप का, या जो आपके दिमाग में चलता है वो आप लिख के निकालते थे अपने बचपन में कि क्या आप फील कर रहे हो क्या, तो क्या वो आपकी बहन के साथ आपने नहीं शेयर किया? असल में मेरे घर में शायद किसी को नहीं पता था, मेरी सिस्टर के अलावा, कि मैं लिखती हूँ या मैं शायरी भी करती हूँ। अच्छा। उन्हीं को पता था, उन्हें सुना देती थी। मेरे साथ एक दिक्कत हमेशा से रही है कि मैं अपना दुख जब वो बीत रहा होता है, मैं कह नहीं पाती मैं किसी से भी वो। हालांकि मेरे दोस्त भी बहुत रहे कि मैंने शेर भी लिखा है इस पर कि गिनकर 13 दोस्त हैं फिर भी शेर पड़े कहने, शायद यही होती होगी हद तन्हाई की। फ्रेंड्स रहे मेरे,
पर मैं एक गुड लिसनर हूँ। वो मुझसे बात करते हैं, उन्हें कोई दुख होता है तो ज़रूर सबकी कॉलिंग लिस्ट में पहला नंबर मेरा ही होता है। पर जब मुझे दुख होता है तो मैं किसी से नहीं कह पाती हूँ। हालांकि वो बीत जाने के बाद, गुजर जाने के बाद मैं बता देती हूँ कि ऐसा ऐसा था और ये सिचुएशन हुई थी। ये आपकी बात पे मुझे याद आया, वो कहते हैं ना, हम ऐसे लोग हैं, हम होते हैं दूसरों के पास, बट हमारे पास कोई नहीं होता। जी, आप ये कह सकते हैं, लेकिन मैं इसमें उनकी गलती नहीं मानती। ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें कहूँ तो वो सुनेंगे नहीं। वो अपनी अपनी इंसान की एबिलिटी होती है या तरीका होता नेचर है होता अपना है, अपना हाँ, कि हाँ। आप कैसे डील करते हैं दुख के साथ। जी, तो अच्छी जी। चीज़ है। पहले पहले बुरी लगती थी, अब लगता है कि ठीक है, कंटेंट आएगा इससे। तो हाँ, सही बात है। तो कीर्ति जी, चलिए, आपने बचपन निकाला, अपना लिखा, फिर आपको कैसे लगा कि हाँ मैं इस फील्ड में जा सकती हूँ, या चलो ट्राई करते हैं, या कोई स्टेज वाला वो जो डर होता है वो हुआ, नहीं हुआ? जी, बिल्कुल, मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट लड़की रही हूँ अभी तक भी, और स्टेज फियर बहुत था मेरे अंदर। शादी के बाद मैं तो बस डायरियाँ ही भर रही थी अपनी लिखकर। तो हस्बैंड को पता चला कि हाँ आप लिखती भी हैं, तो फिर उन्होंने बहुत इनकरेज क्या किया कि ज़बरदस्ती की बिल्कुल कि नहीं तुम्हें जाना होगा स्टेज पर। तो बस उन्होंने धक्का मारा, मुझे स्टेज पर पहुंचा दिया। धीरे धीरे करते करते स्टेजेस पर परफॉर्मेंस, तो वो हिचक निकलती गई और अब ठीक ठाक परफॉर्म कर लेती हूँ। अरे तो ठीक ठाक, मतलब मैं तो फैन हूँ आपकी। तो वो जो पुश आपको चाहिए था एक करियर बनाने के लिए, वो आपके हस्बैंड ने आपको बिल्कुल दिया? बिल्कुल। अरे वाह, वेरी गुड, वेरी नाइस। और बताइए कीर्ति जी, क्या आपका मतलब मेंटल स्टेट क्या होता है जब आप कोई नई पोयम लिखते हैं, या किसी चीज़ को फील करना इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पोइट्री में कि आप बिना फील के ना आप लिख सकते हैं, ना आप सुन सकते। अगर आप सुन भी रहे हो तो फिर वो आपको नॉर्मल लाइंस लगेंगी। जब आपके अंदर वो फीलिंग नहीं है, या आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो पोइट्री से, तो फिर तो बेकार है। तो कैसे आप मैनेज करते हो कि हाँ अब जैसे कोई नई पोयम लिखना है तो लिखने के अकॉर्डिंग फील होता है, या फील के अकॉर्डिंग लिखते हैं? फील के अकॉर्डिंग लिखते हैं। असल में मैं हमेशा कहती हूँ कि जो कविता होती है वो लिखी नहीं जाती, वो उगती है, पैदा होती है। मेरे साथ ऐसा होता है। मैं बहुत कमर्शियल राइटर नहीं हूँ कि आप मुझे कहें कि फलां चीज़ के लिए मुझे इस टॉपिक पर एक कविता लिख कर दे दें। अगर मैं कोई चीज़ जी नहीं पा रही हूँ तो मैं उस पर शायद ना लिख पाऊँ। जी। तो ये कह सकते हैं मेरी लिमिटेशन हो सकती है, पर मेरे हिसाब से जब मैं कुछ फील कर पाती हूँ, कोई चीज़ जी पाती हूँ, अपने ऊपर फील कर पाती हूँ। और ये पहले मैं इसको श्राप समझती थी, पर अब मैं समझती हूँ कि ये गॉड गिफ्ट है कि मैं किसी और का दुख भी उतने स्तर पर महसूस कर सकती हूँ जितने स्तर पर उसे हो रहा है। इससे तो बेस्ट चीज और क्या होगी? तभी तो वो कनेक्शन तो तभी बिल्डअप होता है। जी actually। बिल्कुल। तो उस स्तर पर जब आप महसूस कर लेते हैं, और पहले कोशिशें होती हैं कि उस इंसान को उस दुख से उबार लिया जाए, पर जब वो इंसान बताता है कि नहीं ये कठिनाई है, ये कठिनाई है, जैसे अपनी सहेलियों से कभी मैं बात करती हूँ तो वो बताती हैं कि वो कितने दुख झेल रही हैं। कई ऐसी भी हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस भी झेल रही हैं अपनी अपनी लाइफ में, तो पर वो निकल नहीं पा रही हैं। मैं उन्हें बहुत सलाह दे सकती हूँ, उनका साथ दे सकती हूँ, लेकिन कुछ कहते हैं कि बच्चे हैं यार, नहीं कर सकते हैं, पेरेंट्स नहीं मानेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे या उतना सपोर्ट नहीं करेंगे। पेरेंट्स भी समझा बुझा कर वापस भेज देना, वो फिर जो वही बेसिक मेंटेलिटी, एक सर्कल बन जाता है कि लड़ाई हुई, वो घर गई, फिर पेरेंट्स ने थोड़े दिन रखा, फिर समझा कर वापस भेज दिया, उस चीज़ से ऊब जाती हैं, तो फिर वो एक्सेप्टेंस उनमें आ जाता है। लेकिन वो एक्सेप्टेंस अपने अंदर नहीं आ पाता, तो फिर लगता है कि इस दुख से कैसे निकला जाए, ये गिल्ट से कैसे निकला जाए कि आप किसी की मदद नहीं कर पाए। तो वहां से कविता बट हम मतलब कोई इंसान मदद भी उसी की कर पाएगा ना जो खुद की मदद करने को पहले तैयार हो। देखिए सब चाहते हैं सुख में जीना, मैं ऐसा समझती हूँ। जी बिल्कुल। लेकिन कभी कभार मजबूरियां ऐसी हो जाती हैं, सोसाइटी इतना टाइट कर देती है हर चीज़ को कि आपको निकलने का एक रास्ता मिल नहीं पाता है। तो ठीक है, बहुत चीज़ें होती हैं जिनसे नहीं हम उबर पाते सारी ज़िंदगी, उनके लिए दुख होता है और होता रहेगा, लेकिन ठीक है, क्या कर सकते हैं।
तो जैसे हम अभी सोसाइटी की बात करें तो आपको क्या लगता है कि क्या पोइट्री का या सोसाइटी का कोई एक दूसरे पे कुछ इफेक्ट पड़ता है, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, हाउ पोइट्री एक्चुअली अफेक्ट्स सोसाइटी? पोइट्री मेरा मानना है कि बहुत इफेक्ट करती है। मैंने बहुत लोगों से सुना है कि कविता ही तो लिखती है, क्या करती है, पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इम्पैक्टफुल चीज़ है जी ये। सिर्फ शब्द नहीं होते। आप किसी से कोई एक अच्छी लाइन सुबह सुबह उठकर कह दें, उसका पूरा अच्छा दिन बीतता है। जी जी जी। तो इन चीज़ों का, बातों का बहुत इम्पैक्ट होता है हर इंसान की मेंटेलिटी पर, मेंटल स्टेट पर। और कविता का कोई अगर मान नहीं होता तो फिर हम जनमन गण गाते हुए इतना हाँ कैसे फील कर पाते हैं उस सही चीज को, बात है। इतना देश प्रेम कैसे फील कर पाते हैं। जी कभी कभार ऐसा कोई देशभक्ति का गीत सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, या कोई दुख की कविता सुनते हैं। मैं समझती हूँ कि कविता तो ऐसी चीज है कि वो किसी एक इंसान को बहुत कमजोर पल से भी बाहर लेकर आ सकती है। आप समझे कि कोई सुसाइडल हो रहा है इंसान, और वो कोई एक ऐसी कविता सुन ले जो उसको मोटिवेट कर दे, तो वहां से भी खींच कर ला सकती है। तो ये बहुत इम्पैक्टफुल चीज़ है। अब बाकी सबका अपना नज़रिया होता है, किसी को लगती है कि व्यर्थ चीज़ है, तो हो सकता है व्यर्थ हो, पर मेरे हिसाब से बहुत इम्पैक्टफुल चीज़ होती है पोइट्री, कविता, या कोई भी पंक्ति अच्छी किसी से आप कहें तो किसी इंसान के जीवन पर बहुत असर डाल सकती है। कहते हैं ना कि शब्द दवा का भी काम करते हैं, जहर का बिल्कुल। भी काम करते हैं। इट बिल्कुल। जस्ट कि हाउ यू आर सेइंग दिस बिल्कुल। टू एनीवन एक्चुअली। तो मैं तो हर एक बात से बहुत सहमति रखती हूँ आपकी, क्योंकि जब आपसे कोई बहुत अच्छे से बात करता है तो चाहे वो बात भी बुरी हो, तो एक लहजा होता है बोलने का, तो आपको ठीक है, हाँ समझा ही तो रहे हैं, बड़े हैं, ठीक है समझ जाएंगे। और अगर वही बात आपसे कोई ज़बरदस्ती करे या कि नहीं तुम्हें ऐसे ही करना है, नहीं तो आप अरे ऐसे कैसे, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो मुझे लगता है शब्द आपके जीवन में बहुत मायने रखते जी, हैं। कहने का तरीका और अच्छे शब्द बहुत मायने। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल इस जी बात जी पे देती हूँ। जी। मेरे दांत टेढ़े मेढ़े हैं। आप मेरी पिक्चर्स पहले देखेंगी तो भाइयों का होता है, या फैमिली मेंबर्स में जो कजन्स वगैरह होते हैं उनका होता है कि वो छोटों को थोड़ा बुली करते हाँ हैं, या हाँ बोलते हाँ। हैं, बोलते हैं हंसा मत कर तू, दांत ऐसे हैं तेरे। तो मैं कभी पिक्चर्स में स्माइल नहीं करती थी। और जब मुझे प्रेम हुआ शादी के बाद, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला आपकी स्माइल बहुत प्यारी है, अब आप मेरी कोई भी पिक्चर देखेंगे मैं खुल के उसमें स्माइल करती हूँ। तो ये इम्पैक्ट होता है, ये बड़ा ये इम्पैक्ट होता power है of हमारी। words, हाँ, हाँ। हमारी सेल्फ इमेज भी कोई क्रिएट कर रहा होता है, दो अच्छे शब्द बोलकर और दो जी बुरे शब्द बोलकर। जी हम मान लेते हैं कि हाँ, और जो हमारे पर्सनली क्लोज रिलेशनशिप में लोग होते हैं उनकी बातों का हमारे दिमाग पर बहुत असर पड़ता है। जी हमारी सेल्फ इमेज क्रिएट होती है। हम कितने कॉन्फिडेंट हैं ये भी वो तय कर सकते हैं, और हम कितने अंडर कॉन्फिडेंट हैं confident। वो भी ये वही तय कर सकते जी। हैं। और मुझे लगता है कि जितना फर्क किसी दूसरे का या बाहर वालों का नहीं पड़ेगा, उससे ज्यादा फर्क अपनों का पड़ता है बिल्कुल। कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो वो एक मेंटेलिटी स्टेबल हो जाती है कि नहीं यार, अब ये हमारे बड़े ये कह रहे तो ऐसे ही होगा। हाँ बिल्कुल। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो जाने अनजाने अपने बच्चों को टैग दे देते हैं, और वो टैग लेकर फिर बच्चों को सारी उम्र चलना पड़ता है। और उनको इस बात का एहसास नहीं उनको होता नहीं है। होता। कोई पेरेंट्स नहीं चाहेगा कि हमारा बच्चा जिंदगी में आगे किसी चीज से परेशान रहे, लेकिन उन्हें भी उतना नहीं समझ आता कि ये चीज कैसे इम्पेक्ट करेगी आगे जाकर। और बच्चे फिर उसका बोझ सारी जिंदगी झेलते हैं, क्योंकि वो सेल्फ इमेज उनकी बचपन में ही क्रिएट हो जाती है कि हमारा तो शर्मीला है, शर्मीला है, तो वो शर्मीला ही रह जाता है सारी जिंदगी। हाँ जी। पता नहीं कुछ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, फिर वो सेल्फ डाउट तो आना मतलब नेचुरल है कि अरे यार पता नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल। तो इन सब से रिलेटेड तो मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो उस बारे में आपका क्या सोचना है? कि मेंटल हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट होती है, और लोग कहते हैं कि एक फैंसी टर्म है। हमारे ज़माने में तो कुछ नहीं होता था, हमारे तो बच्चे कुटते थे। तो ये है, सच्चाई है। और ठीक है, तब हम मेंटली स्टेबल भी थे, पर हम ये भी देखते हैं कि वो दौर और अब का दौर बहुत अलग है। पहले हम इतना मेंटल वर्क नहीं किया करते थे, और अब जो बच्चे हैं उन पर फिजिकल वर्क उतना नहीं है, मेंटल वर्क वो बहुत ज़्यादा करते हैं। हमें अभी नहीं पता था
5वीं क्लास तक भी, 6वीं क्लास तक भी के प्रोजेक्ट नाम की क्या चीज होती है। जी, अब जी, ये नर्सरी LKG वाले बच्चों को प्रोजेक्ट दिए जाते हाँ, हैं बस इतने हमारे बड़े लिए बड़े। तो 4-5 बुक्स थी, हाँ पढ़ लो, पढ़ लो। एग्जाम दे दो। एग्जाम 10th क्लास में आकर हमें समझ सीरियसली आया था लेना, कि हाँ। एग्जाम नाम की कोई चीज होती है जिसको सीरियस लेना सीरियसली होता है। लिया बोर्ड के जाता है, एग्जाम हाँ में, जी। बोर्ड के एग्जाम में तब जाकर हमको लगा कि हाँ ये सीरियस चीज होती है कोई। लेकिन अब तो बच्चों पर, अब तो ये यूटी वो यूटी, फिर ये चल रहा है, फिर वो चल रहा है, हर महीने कोई एग्जाम, तो फिर वो मेंटल प्रेशर उतना बच्चों जी, पर है तो वो जाएंगे। और उनको एक्सपोजर इतना मिला हुआ है क्योंकि उनके, हमारे जमाने में फोन बहुत लेट आए थे, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, इंटरनेट बहुत लेट आया, और फिर भी वो फ्री भी तब हुआ जब जाकर जियो आया। हाँ जी, हाँ तब जी। हमको उतनी एक्सेसिबिलिटी वो मिल पाई। लेकिन इस टाइम पर बच्चों को एक्सपोजर इतना है, नॉलेज इतनी ज्यादा है। अभी हम परेशान हो जाते हैं, रील देखते हैं, कभी खाना बनाने का सोचती हूँ तो उसमें आता है कभी ये वाली फला चीज जो है ये खराब होती है, नहीं खानी चाहिए, जी। दूसरी रील में आ जाता है ये अच्छी होती है, यही खानी चाहिए। तो इतना एक्सपोजर, इतना नॉलेज, एक्स्ट्रा नॉलेज, तो बच्चों के दिमाग पर भी उस चीज का असर पड़ता है। जब हमारे दिमाग पर इतना असर पड़ सकता है ऑब्वियसली। तो ये मेंटल हेल्थ इश्यूज फैंसी नहीं है, ये एग्जिस्ट करते हैं। और आजकल माँ बाप भी इस पर खैर ध्यान देने लगे हैं कि हाँ बच्चों पर ध्यान देते हैं क्योंकि माँ बाप अब बन तो वही रहे हैं जिनके साथ बचपन में ऑब्वियसली हुआ है, या जो समझते हैं कि हाँ यार मेरे साथ कुछ तो गड़बड़ है, तो ये हम आगे तो नहीं पास ऑन कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, जिनको चेन ब्रेक करनी है, जिनको जी। अपने बच्चों से प्यार है, वो डेफिनेटली इस चीज पर ध्यान देते हैं। उसको ये फैंसी बोलकर नहीं छोड़ देते जी, कि जी, नहीं जी। ऐसा नहीं, हमारे टाइम पर तो ऐसा होता था और तुम्हारे टाइम पर ऐसा नहीं होता। हमें, और मैं समझती हूँ आपको किसी का भी अगर दुख समझना है, किसी के बारे में उसके हालात समझने हैं, तो आपको उसकी चप्पलें पहननी पड़ेंगी, आपको जी। जाना पड़ेगा उस जोन में, आपको समझना पड़ेगा। आप बच्चे से ही बड़े होकर नहीं बात कर सकते, आपको बच्चे से बच्चा बनकर उसके दुख को समझना पड़ेगा, तब जाकर चीजें ठीक हो पाएंगी। वरना तो फिर वही जनरेशन गैप, हम भी बोलते रहेंगे अरे ये आजकल के बच्चे, और वो भी बोलते रहेंगे यार वो इनको तो कुछ समझ शेयर नहीं ही आता। नहीं करेंगे। जी अब आप माँ बाप और बच्चों के बीच में अगर ज्यादा जनरेशन गैप, देखिए जनरेशन गैप तो ऑब्वियसली होगा क्योंकि एक जनरेशन नीचे की हम बात करें, बट अगर वो कम से कम हो, या हम दोस्त की तरह किसी भी मुद्दे पर अगर हम बात कर पाए, या अपनी अगर माँ बाप भी सोचते हैं कि कोई चीज हम डिसीजन ले रहे हैं या कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि चलो एज अ फैमिली हम बैठ के मिल बांट के बात कर सकते हैं यार, तो मुझे लगता है इससे अच्छी बात और, क्योंकि उनको भी लगेगा नहीं आई एम अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली एंड इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस फैमिली। बिल्कुल, ये बिल्कुल असर करता है। एक्सेप्टेंस आनी चाहिए पहली बात तो, कि हाँ हमारे टाइम में ऐसा होता था, अब नहीं होता। जी जी जी। बच्चों को भी आनी चाहिए कि हाँ उनके टाइम में ऐसा नहीं होता था, तो उनको टाइम लगेगा ये समझने में। वो दूरी एकदम तो नहीं खत्म होगी, लेकिन हाँ धीरे धीरे हो रही है। और तो बिल्कुल आपने सही कहा कि ओपिनियन भी जानने सुनने चाहिए। अगर हम अपनापन किसी को महसूस कराना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका है उसकी 4 बातें हम सुने कि वो कहना क्या चाहते हैं। आजकल बस सब लोग अपने दिल की बात कहने के लिए ही तरस रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं मिल पा रहा है उनको। किसी के पास अगर वो इंसान हो जो, चाहे वो किसी भी रिश्ते में हो, दोस्त हो, आपका पार्टनर हो, माँ बाप हो, बहन हो, कोई भी हो, अगर आपके पास वो इंसान है जो आपको बिना जजमेंट के, बिना एक भी जजमेंट के आपको सुन रहा है, समझ रहा है, तो मुझे लगता है इससे बेस्ट चीज और कोई नहीं है। तो कीर्ति जी, ऐसा माना जाता है कि शायरी कहने वाले को भी और सुनने वाले को भी एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, या तो मोहब्बत, या दिल का टूटना, या कुछ ऐसी फीलिंग जो उसे इनकरेज करता है, या तो शायरियाँ सुनने के लिए या बोलने के लिए। आपको क्या लगता है कितना सच है इसमें? मतलब शायरी लिखने वाले के लिए नहीं, मैं समझती हूँ कि बेसिक रिक्वायरमेंट ये हर ह्यूमन बीइंग कि आप प्यार में पड़े, आपका दिल टूटे, आप दूसरों का दर्द महसूस कर सके, अपना दर्द महसूस कर सके, वरना नम जिंदगी जीने का क्या फायदा है। तो बिल्कुल जरूरत है, और शायरी के लिए भी है, और हर तरीके की कला के लिए जी आपका जिंदा होना जरूरी है। मैं कह सकती हूँ कि जी तो सब रहे हैं लेकिन जिंदा कोई कोई है। तो आप बहुत फुल ऑफ लाइफ जिएंगे तभी आप किसी तरीके के आर्ट फॉर्म में घुस पाएंगे, या आपके अंदर से आर्ट निकलेगी। वो कहते हैं ना कि
जिंदा हो तो जिंदा नजर आना नजर आना जरूरी है। जरूरी है, जी बिल्कुल। जी तो बिल्कुल। ये सच्चाई है, और मोहब्बत अपनी जिंदगी में आ जाए, इससे बड़ी किस्मत वाली कोई चीज हो ही नहीं सकती, मैं ये मानती हूँ। जो इंसान प्रेम कर सकता है ना, वही जी सकता है। जी बाकी सब तो फिर ऐसे लाशें ही घूम रही हैं, मुझे लगता है। जिस हृदय में प्रेम नहीं है, तो फिर क्या ही फायदा ऐसे जीवन का, कि आप प्यार नहीं कर पा रहे हैं या किसी से। तो और प्यार का मतलब ये नहीं कि आपका कोई गर्लफ्रेंड नहीं है या बॉयफ्रेंड नहीं है, आप सिंगल हैं, ये थोड़ा अपने जेंजी वाले बच्चों के लिए भी प्यार का मतलब है कि लोग समझते हैं, या जैसा भी हमारे आगे भी, जब हम भी थे अपनी जवानी के दिनों में, मैं अब समझती हूँ कि वो बीत चुके हैं, अब मैं 30 की हो जाऊंगी। अरे तो वो जो टीनेज होती है, या जो बिल्कुल नया 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 अडल्टहुड होता है, तो हमें भी लगता था कि यार प्यार का मतलब गर्लफ्रेंड हो किसी या से बातें बॉयफ्रेंड कर हो, रहे या हैं हाँ ये। वो वाली फीलिंग। हम्म, लेकिन और अगर वो चला गया तो प्यार भी चला गया। लेकिन धीरे धीरे जिंदगी में आगे बढ़े तो समझ आया कि प्यार कोई चीज नहीं है जो किसी को हमने दे दी और वो लेकर चला गया। ये हमारी एबिलिटी है, और जैसे कि इमोशंस हैं हमारे अंदर, हम बहुत दयावान हैं, ऐसे हम बहुत प्रेममयी भी हो सकते हैं। जी जी तो ये हमारा इमोशन है। जो इंसान प्यार कर सकता है, वो हर किसी से प्यार कर सकता है, वो हर किसी से प्यार से बात कर सकता है, सबको अच्छा कह सकता है। तो वो एक बेसिक हमारे अंदर प्यार होना चाहिए, उतना के उतनी सेंसिबिलिटी होनी चाहिए कि हम अपने जो आसपास लोग हैं उनमें वो बांट सकें। यही नहीं कि कोई इंसान हमारी जिंदगी में रोमांटिकली आएगा तो ही वो ही प्यार होता है। हम सबसे करते हैं, अपने पेरेंट्स से करते हैं, अपने सिबलिंग्स से करते हैं, अपने हाँ दोस्तों से बहुत प्यार करते हैं। जी मैं हमेशा से वैसे किस्म की इंसान रही हूँ कि मेरी दोस्ती भी बहुत इंटेंस होती थी, बहुत पैशनेट वाली। तो ऐसे ही मैं प्यार भी करती हूँ, मेरा है बहुत लेवल इंटेंस है। हालांकि सामने वाले को कभी कभी वो बोझ भी महसूस हो सकता है जब आप एक इंटेंस लेवल पर जाकर किसी को मोहब्बत देते हैं, लेकिन ठीक है, उतना आपके अंदर प्यार होना चाहिए, और सही बात सबके है। अंदर होना चाहिए, शायरी के लिए ही नहीं। और दिल हम्म, टूटना भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और जरूरी नहीं कि आपको कोई छोड़कर चला गया तो ये आपका दिल टूटे। दिल बहुत चीजों पर टूट जाता है। जब आप देखते हैं कि आप गाड़ी से गुजर रहे हैं और फुटपाथ पर कोई बच्चा सो रहा है, तो आपका दिल टूट जाता है, जी क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा उसे पैसे दे देंगे, या हम्म, उसकी थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं आप सारी जिंदगी, और आप एक बच्चा पाल लेंगे, लेकिन ऐसे हजारों बच्चे हजारों सड़कों पर हैं, तो आप सबकी मदद नहीं कर पा तो वो रहे हैं। तो इमोशन होना आपके अंदर बहुत बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल, वो उस पे भी दिल टूट जाता है जब आप देखते हैं कि कोई और इंसान सफर कर रहा है। हमारे पास दो पैर हैं, दो हाथ है, सब सलामत है, लेकिन कोई इंसान है जिसे एक हाथ के साथ अपनी जिंदगी काटनी है, तो वहां दिल टूट जाता है। तो दिल टूटना जरूरी है, और आपका दिल नहीं टूट रहा है अगर किसी चीज से, तो ये मुझे लगता है कि ज्यादा बुरी चीज है कि या फिर आपका वो दिल। आप कठोर बिल्कुल हृदय के जो लोग होते हैं आपके बिल्कुल। साथ। तो और वन साइड रिलेशनशिप या एक्सपेक्टेशंस को लेके क्या आपका नजरिया है? वन साइड रिलेशनशिप मुझे लगता है कि ठीक है, आप अपने मन मन में खुश हैं अगर आप किसी से प्यार करते हैं, या क्रश कह लें आपका कोई है, और आप खुश हैं उस चीज में, तो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन आप कुड़ रहे हैं उस चीज से, तो मत कीजिए। जी जी अगर आप किसी से प्यार करते हैं, तो आप समझिए कि आपको चाहिए कि ये इंसान खुश रहे, किसी भी हालात में रहे, तो वो चीज तो ठीक है। लेकिन अगर आप फिर वो डर वाले शाहरुख खान हैं, तो फिर फिर वो चीज बहुत गलत है, क्योंकि वो न केवल सामने वाले को परेशान करेगी, वो आपको भी परेशान करेगी। तो और फिर डर ऐसा वाले शाहरुख खान नहीं, ए दिल है मुश्किल वाले शाहरुख खान बनने की जरूरत है नहीं। बिल्कुल हाँ मैं वही बिल्कुल। सोची थी कौन सी मूवी थी वो जिसमें था। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने। जी वो वाले शाहरुख खान आप बन सकते हैं तो बनिए, नहीं तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए। अगर कोई इंसान, ऐसा होता है कि दो लोग मिलते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि दो लोग मिलते हैं, दोनों बहुत अच्छे होते हैं, जी लेकिन वो मिल नहीं वो पाते, एक दूसरे के लिए नहीं नहीं बना। बने होते। तो हमें फिर उस चीज को इतना आगे तक ड्रैग करने की जरूरत नहीं होती। आप आगे बढ़ सकते हैं, वक्त सब ठीक कर देता है। ठीक नहीं भी कर देता तो वो
नए स्ट्रगल्स जिंदगी में आ जाते हैं, तो आप चीजें वो फेड आउट होती चली जाती हैं। तो इतना ज्यादा बोझ लेकर जिंदगी जीना बिल्कुल बेकार है। थोड़ा लाइट वे में जिंदगी को जीना चाहिए, और वो तभी आएगा जब आप प्यार कर सकते हैं। जी। और ये जो आजकल ये जेनजी सो कॉल्ड जिन्हें हम कह सकते हैं, वो उनके बारे में या उनकी जो अभी लाइफस्टाइल है प्यार को लेके, मोहब्बत को लेके, दोस्ती को लेके, दोस्ती इटसेल्फ इज अ वेरी बिग टॉपिक एक्चुअली। मुझे लगता है कि तो आपकी जिंदगी में दोस्ती का क्या एक्सपीरियंस रहा है? दोस्ती का मेरी जिंदगी में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, और मैं समझती हूँ दोस्त आपका कैरेक्टर शेप करते हैं। जी। आपका चरित्र निर्माण आपके दोस्त करते हैं। आप कैसी संगत में बैठते हैं, ये बहुत उसका इफेक्ट पड़ता है। कि जैसे मैं अपना बताऊं तो मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट शाय लड़की हुआ करती थी 8वीं कक्षा तक, 8th क्लास तक। और फिर मेरी जिंदगी में मेरी एक फ्रेंड आई एकदम बोल्ड। तो वो इतनी बेबाक लड़की थी कि उसको कुछ किसी भी चीज का कोई डर ही नहीं होता था। कि हम तो कुछ करने से पहले कॉन्सिक्वेंसेस पहले सोचते हैं कि यार ये कर दिया ना, ये हो जाएगा, और फिर खत्म बात। लेकिन वो नहीं डरती, ये करके तो देख ले, हाँ, होगा कि नहीं होगा, हाँ, बाद में पता चलेगा, और जो होगा देखा जाएगा। देखा जाएगा। तो वो बोल्डनेस कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी आ गई। अब मैं फुल्ली तो नहीं बिल्कुल एकदम बोल्ड हो गई, लेकिन हाँ, मैं काफी चीजों में नहीं डरती। तो वो चीजें होती है, हमारा जो कैरेक्टर होता है वो शेप करते हैं हमारे फ्रेंड्स। और इसमें ये भी चीज है कि बहुत से बुरे फ्रेंड्स भी हमें, बुरी संगत भी हमें मिल जाती है, और फिर क्या होता है कि हमारा बर्ताव भी बुरा होने लग जाता है। तो हमें उससे निकलना भी सीखना चाहिए। कभी ऐसा होता है ना कि आपने जैसे बहुत समय दिया किसी भी एक रिश्ते को, चाहे वो दोस्ती का हो या आपके पार्टनर, यू नो, एनी लव रिलेशनशिप और समथिंग, फिर ये तो एक वो ट्रस्ट लेवल और जो यू नो बहुत आसानी हो जाती है एक रिश्ते में, और कभी कभी वो आपकी लाइफ से कुछ हुआ या किसी ने कुछ कह दिया या डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं, और अब वो आपकी लाइफ से ऐसे चले जाते हैं जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। तो क्या लगता है कोई किसी के साथ अगर ऐसा होता है तो वो कैसे डील करे इन चीजों से? कोई आपका ऐसा बेस्ट फ्रेंड है और बिल्कुल, आपको पता ही नहीं चला वो आपकी लाइफ से चला गया। ऐसा बहुत होता है, और मैंने फील भी किया है। अक्सर शादी के बाद हो जाता है, जी जी जी। या आप कह लें वो रिलेशनशिप में चला जाए कोई इंसान किसी दूसरे के साथ, तो फिर जो सिंगल वाला फ्रेंड होता है वो बहुत अकेला महसूस भी करता है। तो डील करना तो सबका अपना तरीका होता है। मुझे लगता है कि सबका अपना पेस है, सबका अपना तरीका है, लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है एक्सेप्टेंस। हमको मान लेना चाहिए कि ये हो गया है। घर्षण, फ्रिक्शन वहां ज्यादा महसूस होता है जहां हम मान नहीं पाते हैं। हमको लगता है कि नहीं, ये इसको ले आऊं बस कैसे भी करके, वो आना नहीं चाह रहा है सामने वाला। तो आप क्या करेंगे? तो आपको बस एक्सेप्टेंस रखनी चाहिए कि ठीक है, जो था अब जितना भी इम्पोर्टेंट था चला गया। हमको मान लेना चाहिए कि चला गया। और क्योंकि अगर हम क्या करेंगे, दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो हम मान ले या हम नहीं माने। नहीं मानेंगे तो कोशिश करेंगे, फिर कोशिश करेंगे और बुरी होंगी और चीजें। 3 लोगों की जिंदगी में कलेश होगा। तो फिर उससे बेटर है कि हम जाने दें। लेट गो करना जब आप सीख जाए ना, गिव अप करना नहीं, लेट गो करना, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। गिव अप करना होता है कि आपने हार मान ली और अब आप ट्राई नहीं कर रहे। लेट गो करना कि अब वो चीज नहीं आना चाहती आपके पास। तो आप लेट गो करना जब सीख जाएंगे जिंदगी में, तो जिंदगी बहुत सुंदर हो सकती है। बाकी क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारी ईगो पे डिपेंड करती हैं। जी जी जी। कभी कभी हमारे दिल से ज्यादा हमारी ईगो दुख जाती है। हाँ कि अरे ऐसे कैसे चल ऐसे कैसे, मेरे को हाँ, पू को हम किसने तो नहीं मुड़ के देखा। 20 साल से हम तो 20 साल से साथ है, अरे Exactly. ऐसे कैसे? जी तो हाँ, आई थिंक ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ। तो कीर्ति, एज वी आर कमिंग टू एन एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन, मुझे मतलब आई वुड रियली लाइक यू टू शेयर सम ऑफ योर फेवरेट कोट्स और जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो। सबसे ज्यादा तो मुझे सारे ही पसंद हैं, फिर भी मैं आपको सुना देती हूँ। जी एक गजल सुना देती हूँ आपको, जी और मोहब्बत पर है। जी। सुने कि रिश्ता हसीन है, वफा है, एहतराम है,
एहतराम म्यूचुअल रिस्पेक्ट को कहते हैं। ओके। रिश्ता हसीन है, वफा है, एहतराम है, जोरू मियाँ की और मियाँ उसका गुलाम है। ये सुनिए कि दो हों तो हो बराबरी, हम दोनों एक हैं। दो हों तो हो बराबरी, हम दोनों एक हैं। जो देखिएगा गौर से राधा ही श्याम है। अरे वाह, क्या बात है। और मैं इसलिए भी कह रही हूँ प्यार में पढ़ो, मैं इसलिए भी कह रही हूँ प्यार में पढ़ो, हर इज्म की फसाद का ये इंतजाम है। ये जितने भी इज्म हैं, फेमिनिज्म है, रेसिज्म है, और जितनी भी लड़ाइयाँ चल रही हैं, ये सब खत्म हो जाएंगी अगर हम प्यार करना सीख पाए। जी जी जी। तो वही मैं इसलिए भी कह रही हूँ प्यार में पढ़ो, हर इज्म की फसाद का ये इंतजाम है। और कितना बुरा है इश्क को नायाब मानना, हम काश कह सके कि मोहब्बत तो आम है, हम काश कह सके कि मोहब्बत तो आम है। वाह, क्या बात है। मैं तो मतलब वन मोर नॉट वंस मोर, वन मोर। आप बता दीजिए कोई आपकी पसंदीदा हो तो मैं वो सुना दूं। ऑल्सो दैट वन ना कि वो आपकी जो प्रोफाइल पे मैंने देखा था, मुझे वो बहुत पसंद आई, वो द चोट वाली। Okay. और जो उसके बाद आपने बोला था ना कि ये मैं लिए जिंदगी का शायरी से पैसे बनाए। सुना देती हूँ। वो गजल ऐसे है कि रूह तक रास्ता बनाया जा रहा है, जिस्म को जरिया बनाया जा रहा है, और जख्म पर नहीं आंख पर बांधी है पट्टी, जख्म पर नहीं आंख पर बांधी है पट्टी, चोट को अंधा बनाया जा रहा है, और नस्ल को इस भीड़ का आदी बनाकर असल में तन्हा बनाया जा रहा है, और पाप को अंजाम देने के लिए अब धर्म को जरिया बनाया जा रहा है। जिंदगी का मैल है ये शायरी भी, मैल से पैसा बनाया जा रहा है। क्या बात है, वेरी नाइस। मतलब ये जो इसकी जो बीच वाली लाइन है ना कि नस्ल को भीड़ का आदी बनाकर असल में तन्हा बना जाए, वी कैन रिलेट टू दैट एक्चुअली कि हाँ ये तो सच बात है। यही तो देखिए हम कितनी भीड़ में हैं पर कितने अकेले ये सच्चाई है आज के दौर की। आप अपना अगर हम चेहरा घुमा के देखेंगे, हर कोई मतलब एक जंग जी रहा है। अच्छा ये सुनिए, मोहब्बत पर ही है। इश्क के हर जाविये को आजमाना चाहती हूँ, उम्र भर लिख करके गजलें गुनगुनाना चाहती हूँ, और वो मेरी खातिर ये दुनिया जीत लाना चाहता है, वो मेरी खातिर ये दुनिया जीत लाना चाहता है, और मैं उसके सदके दुनिया हार जाना चाहती हूँ। चाहता है वो हमारा इश्क दुनिया याद रखे, चाहता है वो हमारा इश्क दुनिया याद रखे, मैं हमारे इश्क में हर शय भुलाना चाहती हूँ, मैं हमारे इश्क में हर शय भुलाना चाहती हूँ, और वो मेरे सब नाज पलकों पर उठाना जानता है, वो मेरे सब नाज पलकों पर उठाना जानता है, और मैं बलाएं उसकी अपने सर उठाना चाहती हूँ, और छोड़ 16 सोमवार इस बार मैं 64 रखूंगी, छोड़ 16 सोमवार इस बार मैं 64 रखूंगी, जन्म जन्मों तक उसे अपना बनाना चाहती हूँ। ये आपने अपने हस्बैंड के लिए लिखी थी, आई रिमेम्बर। जब आप सीखने के दौर में आते हैं तो आप समझ पाते हैं कि आप हमेशा नए ही रहते हैं, क्योंकि हमेशा कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। आप जब अपने से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे फिर आपको लगेगा यार ये क्या चीज़ आ गई। अच्छा, आपको मतलब आपके अलावा और कोई ऐसा शायर या शायरा कोई जो आपको पसंद हो? जी, मुझे बहुत सारे पसंद हैं, और पर्सनली मैं परवीन शाकिर को बहुत पसंद। परवीन शाह तो और बहुत हैं, बशीर बट साहब को बहुत पढ़ा है, और असल में मैं गज़लें सुनती ज़्यादा हूँ, पढ़ती कम हूँ। कव्वाली सुनने का मुझे बहुत शौक है जी, नुसरत साहब की कव्वालियाँ। तो उनके जो लिरिक्स होते हैं बेसिकली मैं वो लिरिक्स के लिए सुनती हूँ। बाकी कव्वाली सुनना एक बहुत मेडिटेशन करने जैसा काम है, हर कोई नहीं कर पाता उसको। मेरे लिए भी सेम है। जब हम गाने सुनते हैं यार शब्द देखो ना, इसके लिरिक्स देखो ना, कितने डीप होते हैं, लिरिकल उनके जो जितनी भी कव्वालियाँ हैं ना आप सुन लेंगे। एक वो कव्वाली है तो मैं गोरख धंधा हो, पूरी कव्वाली ये
आई थिंक 32 मिनट की है। अच्छा, और आप जब सुनेंगी ना और आप लिरिक्स समझेंगी, थोड़ा तो मुश्किलात कुछ आएंगी। लाइन जो आपको पसंद हो उसकी। उसकी मतलब इसमें कॉन्वर्सेशन हो रही है, एक नीचे वाला व्यक्ति ऊपर वाले से बात कर रहा है, तो मतलब हम अपने खुदा से, भगवान से, गॉड से बात कर रहे हैं। तो उसमें वो यही बोलता है कि हो भी नहीं और हर जा हो, तुम एक घोरक धंधा हो, मतलब तुम हो भी नहीं, दिखते भी नहीं हो, और लेकिन फिर भी हर जगह हो। महसूस होते हो, तो क्या हो तुम, वो पूछ रहा है, उससे सवाल पूछ रहा है बहुत सारे। जब आप उसको सुनेंगे ना तो आप बिल्कुल मेस्मराइज हो जाएंगे कि ये किसी ने कैसे लिख दिया। मैं हमेशा सुनते वक्त यही सोचती हूँ, किसी ने कैसे लिख दिया, कोई इतना डीप कैसे चला गया, कि इस लेवल पर पहुंचने के लिए क्या करना होता है। मैं हमेशा वो क्रेव करती हूँ। तो वो बहुत एक लिरिकल ब्यूटी है। और एक गज़ल है ये वाली, तेरे दरवाजे पे चिलमन नहीं देखी जाती। तो ये गज़ल पूरी बहुत शानदार गज़ल है, बहुत शानदार गज़ल है। इसका एक शेर है कि घर बनाई किसी सहरा में मोहब्बत के लिए, शहर वालों से ये जोगन नहीं देखी जाती। तो कितना डीप मानी है इसके। अगर आप ऊपर ऊपर से सुने तो शहर वाले जोगन को नहीं देख सक रहे, लेकिन जब आप अंदर घुसें तो समझ आएगा कि कोई इतना मैं इसको मीरा से रिलेट कर पाती हूँ कि जैसे मीरा नहीं बर्दाश्त हो रही थी शहर वालों से कि उनके खुद के कोई घर वालों इतना से ही नहीं हो रही कोई थी। इतना भक्ति में कैसे घुस सकता है। तो ये बहुत शायरी के माने ऐसे हैं कि आप अपने चश्मे से ही उसको देख सकते हैं। जी। आप जहाँ तक फील कर पाए आप उसको वहां तक ही देख सकते हैं। इवन कई सारे जो सॉन्ग्स है, मतलब नॉट वो ढिंचैक नहीं, बट जो स्लो सॉन्ग्स होते हैं, जैसे कि इफ वी आर गोइंग विद दिस कला मूवी जो आई थी, उसका एक सॉन्ग है ना, बिल्कुल वो मतलब मैंने जब सुना वो लाइन कि यार कैसे सोच लिया कि पानी भी तेरा आईना हुआ, सितारों में तुझको है गिना हुआ। उसके लिए कितना इमेजिनेशन चाहिए, कितनी डीप थॉट्स चाहिए कि आप उनको जो फील है आप पहले उसको शब्द में उतारो, फिर आप उसको गाने में उतारो, और उतना ही ऑडियंस से भी रिलेट कर पाओ कि नहीं हाँ ये अच्छी चीज है। हाँ, ये सबसे मुश्किलात तो यही है कि आप ऐसा कुछ लिखो जो समझ भी आए पढ़ने वालों को भी। तो मुझे बहुत फीडबैक मिले हैं, बहुत पर्सनली भी मिले हैं कि दीदी शायरी लिखती हो ना तो थोड़ा आसान लिखा इजी, हाँ थोड़ा ना उसमें मुश्किल वर्ड्स मत डाला करो। तो मुझे वो ढूंढना पड़ता है, और फिर मुझे लगता है कि ठीक है आप आसान ऐसा लिखो कि आसान भाषा में लिखो कि सामने वाले को समझ भी आए, क्योंकि कोई गूगल करने नहीं बैठ रहा किसी के पास। अब तो इतना टाइम नहीं है कि अब वो समझे उस चीज को या गूगल करे वो वर्ड्स। लेकिन ठीक है, शायरी फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हिंदी में ही लिखूं, ज्यादा उर्दू के लफ्ज उसमें ना डालूं और उसको आसान रखूं ताकि समझने वालों को भी वो चीज समझ आए। हाँ सही बात है। चलिए कीर्ति जी, बहुत बहुत थैंक यू आपका यहाँ पे आने के लिए, और it was really a very deep and fun conversation for me as well. तो thank you so much. थैंक यू साक्षी जी, आपने मुझे बुलाया, बहुत इज्जत दी आपने बुलाया मुझे, और अच्छा लगा आपसे बात करके। As well. Thank you guys for tuning into Gravity with Sakshi. We had a really fun conversation, and follow me for more. Thank you.